आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी आपको परेशान करेगी। ये कहानी ये बताएगी कि किस तरीके से अगर अपराधी पॉलिटिक्स में आ जाए। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं जिनकी कहानी बता रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैं बोलूंगा ये वर्ड्स उनके हैं जिन्होंने कहानी बताई है और वो बताते बताते रोने लगे। ये कहानी है एक ईमानदार डीएसपी की, जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? उनके शब्दों में बात करें तो मुलायम सिंह यादव और मुख्तार अंसारी की वजह से। अब ऐसा क्या था? इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था दोस्तों, लल्लन टॉप, आज तक और काफी जगह इनका इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ है। तो मुझे लगा कि इनकी कहानी आपको जाननी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी, मुलायम सिंह यादव और शैलेंद्र सिंह, जो कि एक पुलिस वाले थे। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार? 50 से 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड। आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। मैं 1 डेढ़ महीने से सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं ऋषिकेश नहीं आया। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं ऋषिकेश क्यों नहीं आ रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों को बुरा लगा दोस्तों, बट मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। एकदम एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे आरटीपीसीआर मैंडेटरी कर दिया। अब लास्ट टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट दोस्तों कहां से कराते हैं? 48 घंटे में रिजल्ट आता है। हमारी 6 घंटे में ट्रेन थी। एकदम लास्ट में हमको पता चला कि आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं। आपसे ज्यादा दुख तो मुझे वो, मुझे इतनी गुस्सा आई। पूरा हॉलीडे प्लान कर लिया था और लास्ट एंड टाइम पे प्लान कैंसिल। तो इसीलिए मैं नहीं आ पाया ऋषिकेश। आई एम रियली सॉरी, बट मैं आऊंगा। केसेस एक बार थोड़े कम होने लगे फिर मैं आता हूं। देखिए, ये कहानी है मुख्तार अंसारी की। ये है ना मुख्तार अंसारी, और ये है मुलायम सिंह यादव। मुख्तार अंसारी, अंसारी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मुख्तार अंसारी के जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर, नहीं नानाजी फ्रीडम फाइटर। दादाजी भी बहुत जाने माने डॉक्टर हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा जी हैं। अंसारी परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा, पढ़ाई में एकदम अव्वल, कमाल। लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपराधी बनना ज्यादा सही लगा उन्हें। मतलब मुख्तार अंसारी ने जो राह चुनी वो सही नहीं थी, वो जुर्म की राह थी। आपको मुख्तार अंसारी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। 1988 में, 1988 में मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार आया हत्या के मामले में। मुख्तार अंसारी ने जमीनी कारोबार और रेलवे का जो उस समय ठेका होता था उसकी वजह से अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। देखिए उस समय क्या था ना यूपी में कि ठेका चलता था, और 1990s 80s का जो जमाना था, यूपी बिहार दोनों में बाहुबलियों का जमाना था। पार्टीज को भी ऐसे लोग चाहिए होते थे जो बाहुबली हो, जो वोट बटोर सके, जो लोगों को बोल सके। अब इसमें देखिए इन बाहुबलियों के ना दो रूप है। मुख्तार अंसारी के बारे में भी ये माना जाता है, पूर्वांचल में इनका बहुत बड़ा नाम है कि इनकी अदालत अलग है। इनका जो न्याय होता है वो अदालत से भी बड़ा है। मतलब ये अपना ही इनका अलग कानून है। अदालत का कानून अलग, लॉ एंड ऑर्डर अलग, संविधान अलग, और इनका कानून अलग। एक इनकी रॉबिनहुड की छवि है कि इनके घर से अगर कोई भी गरीब आता है या कोई शादीशुदा के मामले या बिजली, मुख्तार अंसारी का कुछ मायनों में काम अच्छा भी है कि बिजली पहुंचाने का काम। और अगर एक बार तो क्या हुआ था कि दूल्हे को भी उठवा दिया जाता था शादी के मंडप से, कुछ इस तरीके का होता था। लेकिन बहुत सारे क्राइम किया इन्होंने, एक्सटॉर्शन किया इन्होंने, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो रेलवे के ठेके दिए जाते थे उस समय, और तभी मुख्तार अंसारी का नाम जो है वो सामने आया। दो यहां पे थे, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह की भी कहानी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खतरनाक है। उनकी कहानी हम कभी और किसी और दिन बात करेंगे। तो पूर्वांचल की जो मुस्लिम आबादी है उनको अपने पक्ष में करने के लिए, वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि उस समय ठाकुरों का ज्यादा दबदबा होता था, ठीक है, अपर कास्ट का ज्यादा दबदबा था। तो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए मुख्तार अंसारी यहां पे मैदान में उतरे। शुरुआत में तो पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं ज्वाइन की, लेकिन धीमे धीमे पॉलिटिक्स, अपराध की दुनिया में, मतलब पॉलिटिक्स ने अपराध की दुनिया में काफी सक्रिय होते गए। कुछ ही समय में दोस्तों मऊ हो गया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, उनका नाम का सिक्का चलने लगा। वो जहां जाते, अरे बाप रे मुख्तार अंसारी, सारे ठेके इनको दिए जाने लगे। और 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। इसी समय दोस्तों काफी गैंग वॉर्स हुए जिसमें बार बार मुख्तार अंसारी का नाम आता गया। लंबी कहानी है दोस्तों, गैंग्स की भी इसमें अलग ही स्टोरी है, लेकिन फिलहाल हम मुख्तार अंसारी की नहीं, हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फटाक से खत्म करके मैं उस पर आता हूं। तो अब उस समय ब्रजेश सिंह की सत्ता उस समय काबिज थी। सत्ता मतलब वो भी अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था।
पढ़ा लिखा, लेकिन किस परिस्थितियों में उसका एंट्री होती है अपराध की दुनिया में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और काफी बड़ा गिरोह बना लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी इधर लगातार टक्कर, दोनों काफी कट्टर दुश्मन हो गए। इसी दौरान दोस्तों मुख्तार अंसारी सपा के करीब है, मुलायम सिंह यादव के करीब है। 2004 के दौरान दोस्तों सपा मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, रसूख बहुत ज्यादा था मुख्तार अंसारी का, तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इनको अपने साथ मिलाना चाहती थी। अब दोस्तों मुख्तार अंसारी के जो बहुत दृढ़ प्रतिद्वंदी थे वो थे कृष्णानंद राय। 2005 में दोस्तों कृष्णानंद राय की हत्या हो गई, 500 से ज्यादा राउंड फायर किए थे, और उसमें जो नाम आता है वो मुख्तार अंसारी का आता है कि मुख्तार अंसारी की पूरी प्लानिंग थी। और ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये उसी से ही रिलेटेड है। बीजेपी के विधायक थे कृष्णानंद राय, कार में जा रहे थे, बुलेट प्रूफ कार थी नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 500 से ज्यादा राउंड फायर किए गए, AK-47 से फायरिंग हुई, और इसमें कृष्णानंद राय समेत 6 अन्य लोगों की हत्या हो गई। दोस्तों जो 7 लोगों का शव जब बरामद हुआ, इंक्लूडिंग कृष्णानंद राय, यू वोंट बिलीव कि उनके शरीर में 70 गोलियां लगी थी, 70 गोलियां छलनी कर दिया था शरीर। क्या विश्वास कर सकते हैं, इतना ज्यादा। हालांकि मुख्तार अंसारी के ऊपर मतलब इनके बारे में यह बोला जाता है कि वो जेल खाली नाम मात्र की जेल है, वो कभी भी वापस आ सकता है, मतलब कभी भी जेल के बाहर चला जाता है, कभी भी जेल के अंदर आ जाता है। जेल में रह के कितने लोगों की प्लानिंग कर दी, ठीक है, कितने लोगों को मारने की प्लानिंग कर दी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों कहानी है यहां पे इनकी, ये है शैलेंद्र सिंह, ये डीएसपी थे, ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। अब यूपीएसटीएफ, इन्हीं गैंग वॉर का सफाया करने के लिए यूपीएसटीएफ का जन्म हुआ क्या था कि कृष्णानंद राय को हटाना था, मारना था। तो शैलेंद्र सिंह जो बोलते हैं वो बताते हैं कि देखो यहां पे मुख्तार अंसारी को एलएमजी की जरूरत थी, बड़े हथियार की जरूरत थी, क्योंकि कृष्णानंद राय की सेफ्टी ज्यादा थी, भाई एमएलए थे, तो कृष्णानंद राय की सेफ्टी ज्यादा थी। उनकी कार को एक नॉर्मल राइफल जो है, नॉर्मल बंदूक से उनकी कार को भेदा नहीं जा सकता था, बुलेट प्रूफ शीशों को ऐसे खत्म नहीं किया जाता है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए लाइट मशीन गन जो आर्मी में यूज होती है ना, एलएमजी की जरूरत थी। और मुख्तार अंसारी ने सौदा कर लिया कि 1 करोड़ रुपए में मैं बाबूलाल यादव जो कि पहले फोर्सेस के लिए काम करता था, बाद में वहां से भाग गया, एलएमजी चुरा के भागा था, वो भी भगौड़ा था, 1 करोड़ रुपए में एलएमजी लेने का सौदा किया। तो यूपीएसटीएफ के जो उस समय डीएसपी थे, ये बात इनको पता लग गई। भाई मुख्तार अंसारी का सीधा सीधा कहना था कि एलएमजी हमको दे दो, 1 करोड़ रुपए मैं तुमको दे रहा हूं। ये सब मीटिंग होने वाली थी, तभी यूपीएसटीएफ शैलेंद्र सिंह को, डीएसपी थे ये, इनको ये बात पता लग गई कि एलएमजी की खरीद फरोख्त होने वाली है पूरी। वैसे भी देखिए 2003 में ये 2004 का मामला है, हत्या 2005 में हुई थी, 2004 में यहां पे पोटा लगाया गया था, 2003 में कृष्णानंद राय पे ऑलरेडी फायरिंग हुई थी। मुख्तार अंसारी का गैंग और कृष्णानंद राय क्रॉस फायरिंग में शामिल थे, ठीक है। तो यहां पे शैलेंद्र सिंह को सख्त ऑर्डर्स थे कि भैया बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इन दोनों पे नजर रखो और कुछ भी गड़बड़ हो तो लोगों को गिरफ्तार करो। उसके ही तहत 2004 में डीएसपी जी ने, शैलेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आप देखिए ईमानदारी की कीमत क्या होती है। बाकायदा जब उन्होंने रिजाइन किया था शैलेंद्र सिंह ने, तो यह लिखा था कि जब सत्ता ही अपराधी चलाएंगे, इन्होंने बोला है ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोला है कि जब सत्ता का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है तो हम कैसे काम करेंगे। जब अपराधी सत्ता चला रहे हैं तो ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है, इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो हुआ क्या, अब ऐसा इन्होंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जब इनको पता चला कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए एलएमजी खरीदने वाले, ये सब इनके वर्ड से मैं बता दूं, और इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग, सब कुछ फोन पे पूरी रिकॉर्डिंग की, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, तब इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी और पोटा लगा दिया। अब दोस्तों जब एलएमजी बरामद हुई, पूरी रेड की एलएमजी बरामद हुई, बाबूलाल यादव, मुन्ना यादव को गिरफ्तार किया, तो इनकी शुरुआत में बड़ी वाहवाही हुई। उस समय सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव ने भी इनको बड़ा, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया इन्होंने, पोटा लगा दिया इन्होंने। देखो आमतौर पर गिरफ्तारी जब होती है तो आर्म्स एक्ट लगाया जाता है, आपके पास हथियार बरामद हुए विदाउट लाइसेंस, यहां तो लाइट मशीन गन की बात थी, तो एलएमजी तो बहुत बड़ा हथियार है, लाइसेंस है नहीं, आप चुरा के भागे हो तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा। आर्म्स एक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास हथियार बरामद हुआ है
तो आपके ऊपर ही मुकदमा चलेगा। लेकिन पोटा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, जैसे मान लो कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी ने मंगवाया हथियार, किसी ने सुपारी दी, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। तो यहां पे आर्म्स एक्ट की बजाय शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगा दिया, और इसमें मुख्तार अंसारी भी नप गए, क्योंकि उन्होंने ही उनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा केस घूम रहा था। अब दोस्तों जब ऐसा हुआ तब शैलेंद्र सिंह को और इनकी पूरी टीम को यह बताते हैं कि परेशान किया जाने लगा। मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इनके वर्ड सही है, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोला कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैंने उनसे बोला कि चलिए मैं आपको बता देता हूं, इनके ऊपर ये प्रेशर था कि आप एफआईआर वापस ले लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं ये केस, मैं पोटा कैसे हटा सकता हूं, एफआईआर हो गई है तो मैं पोटा नहीं हटा सकता, ना ये एफआईआर वापस हो सकती है। मैं खुद गवाह हूं, मैंने बयान दिया है, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इन्होंने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा तो आप उसमें मुख्तार अंसारी का नाम मत लेना, किसी और को फंसा देना। इन्होंने बोला ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं लिख के आया हूं, लिखित रिकॉर्ड में है, मैंने बोला है मुख्तार अंसारी, तो अब देयर इज नो बैकिंग ऑफ, मैं पीछे हट ही नहीं सकता। बस फिर क्या, जो आला अफसर थे उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। वो पॉलिटिक्स के प्रेशर में थे। मुलायम सिंह यादव, ये बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी बहुत ज्यादा नाराज थे। रातों रात, बता रहे हैं रातों रात दोस्तों ट्रांसफर कर दिए गए थे। जब ये केस सामने आया था, जब ये पता चला था कि पोटा नहीं हट रहा है, रातों रात आईजी को ट्रांसफर किया गया, डीएसपी को ट्रांसफर किया गया। मुझे तो, मेरे ऊपर तो तलवार, मेरे ऊपर तो यह था कि तुमको ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे बॉर्डर एरिया पे ट्रांसफर कर देंगे कि क्रॉस फायरिंग पे उन्हीं का ही आदमी होगा और क्रॉस फायरिंग पे तुम भी मारे जाओगे। और ये बताते बताते रोने लगते हैं। शैलेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकलने लगे, बहुत भावुक हो गए। आप इंटरव्यू सुनिएगा दोस्तों। तो ऐसा था, रातों रात इतने सारे ट्रांसफर हो गए थे, सरकार ने इतने ट्रांसफर कर दिए थे, इनके पास कोई चारा नहीं था। फाइनली इन्होंने रेजिग्नेशन दी, और रेजिग्नेशन में ये लिखा बकायदा कि अगर सत्ता का अपराधीकरण हो जाएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। मैं आपको इनकी स्टोरी अभी क्यों सुना रहा हूं, मैं आपको इनकी स्टोरी अभी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी इन पे सारे मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। ये चंदौली से आते हैं और खाली 10 साल इन्होंने सर्विस दी थी, अभी 20 साल बाकी थी सर्विस। जान पे इनका बहुत खतरा था, इनके परिवार को बहुत ज्यादा खतरा था, इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बताते हैं कि जान पे तो खतरा ही है, और ये भी बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा काम था, ये हमारी ड्यूटी थी कि सबको न्याय मिले, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि यहां पे जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले थे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, और इन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा किया है। बाद में जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उस समय मुलायम सिंह यादव ने भी बोला था कि अरे ये तो खाली सत्ता के लिए आया है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें बोली थी। तो यहां पे शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चंदौली के रहने वाले हैं, तो चंदौली से 2009 में कांग्रेस के टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस में इनको जगह मिली, कांग्रेस ने इनको जगह दी, लेकिन हार गए। दोबारा इलेक्शन लड़ा, हार गए। फिर ये बताते हैं कि 2013 में मुझे नरेंद्र मोदी ने अपने पास बुलाया, और उस समय चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि शैलेंद्र तुम अपना परिवार कैसे पालते हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पैसे की भी भैया भारी किल्लत थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तब नरेंद्र मोदी ने ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ आके काम करो। तो 2013 से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की हुई है, और अभी ये बीजेपी में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ का भी इनको फोन आया था कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंस किया था कि 20,000 मुकदमे जो फर्जी हैं हम उनको वापस लेंगे, उसमें से एक शैलेंद्र सिंह का भी मुकदमा है। तो दोस्तों अभी इन पे मुकदमा, जो केसेस थे वो वापस ले लिए गए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जांच बिठा दी गई थी, कहां कहां से केसेस उठा के इनको फंसा दिया गया था, तो वो सारे केसेस वापस ले लिए गए हैं। अब जाके इनको राहत मिली, इसीलिए ये इन्होंने इंटरव्यू दिया है। जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, मुख्तार अंसारी अभी जेल में बंद है। आपको पता ही है कि यूपी सरकार ने अभी 33 डॉन्स को वैसे उनकी संपत्ति सीज करना शुरू कर दी है, उसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर है। मुख्तार अंसारी पंजाब, ऐसा बोला जाता है कि पंजाब जेल में भाग गए, पंजाब में कांग्रेस सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अब मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी आना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो अब मुख्तार अंसारी यूपी आएंगे और यहां पे जो भी मुकदमे हैं उन पे कार्रवाई होगी। तो ये कहानी थी। ईमानदारी से काम करना दोस्तों मुश्किल होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है, ये जानिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। देखो ये जितने भी शब्द हैं मेरे नहीं है, ठीक है। जो भी आरोप लगाए हैं ये मैं एक इंटरव्यू जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि इन्होंने, शैलेंद्र सिंह ने ही दिया है, ये इन्हीं के ही वर्ड्स है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझ पे मत चढ़िएगा, ठीक है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।